तो क्या सपना है भारतीय रेलवे में नौकरी करने का? अगर हाँ, तो सुनिए, 2026 वो साल हो सकता है। पहले बार रेल मंत्रालय ने एक पूरा भर्ती कैलेंडर जारी किया है और यकीन मानिए, ये तैयारी के पूरे खेल को बदल सकता है। चलिए, इस पूरे रोड मैप को एक-एक करके समझते हैं। तो सवाल वही है, क्या 2026 में रेलवे की वर्दी पहनने का सपना देखा जा रहा है? अगर जवाब हाँ में है, तो ये कैलेंडर तैयारी को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाला है। चलिए जानते हैं कैसे। और हाँ, एक बात साफ कर दें, ये सारी जानकारी सीधे रेल मंत्रालय के 12 दिसंबर 2025 के ऑफिशियल कैलेंडर से ली गई है। मतलब ये कोई अटकलें नहीं है, बल्कि एक पक्की ठोस योजना है। तो ये रहा 2026 का पूरा एक्शन प्लान। देखिए, साल की शुरुआत होगी फरवरी में, असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की भर्ती से होगी। उसके ठीक बाद मार्च में टेक्नीशियंस के लिए मौके आएंगे। साल के बीच में जुलाई में जूनियर इंजीनियर और अगस्त में, जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है, एनटीपीसी और पैरामेडिकल की भर्तियां होंगी। और साल का अंत होगा अक्टूबर में लेवल 1 यानी ग्रुप डी के पदों के साथ। मतलब अब तैयारी को इसी हिसाब से प्लान किया जा सकता है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं साल की पहली बड़ी भर्ती की, असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी। ये रेलवे के सबसे जरूरी टेक्निकल रोल्स में से एक है। तो ये एएलपी आखिर है क्या? देखिए, ये रेलवे का एक ग्रुप सी टेक्निकल पोस्ट है। ये एक नॉन गैजेटेड पोस्ट है और इनका मुख्य काम होता है ट्रेन चलाने में मेन ड्राइवर की मदद करना। ये पद रेलवे के सुरक्षित और समय पर चलने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, तो एक एएलपी करता क्या है रोज? उनकी जिम्मेदारियां बहुत अहम है। वो मुख्य लोको पायलट के असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। स्पीड और ब्रेक जैसे कंट्रोल्स पर लगातार नजर रखते हैं और सबसे जरूरी, सिग्नलों को बहुत ध्यान से देखकर यात्रियों की सुरक्षा पक्की करते हैं। इतना ही नहीं, सफर के दौरान कोई छोटी मोटी तकनीकी दिक्कत आ जाए तो उसे भी इन्हें ही संभालना होता है। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो जाहिर है सैलरी भी अच्छी होगी। 7वें वेतन आयोग के हिसाब से एक एएलपी की शुरुआती बेसिक पे लगभग 19,900 रुपये महीना होती है। और हाँ, इसके ऊपर कई दूसरे भत्ते भी जुड़ते हैं। अच्छा, टेक्निकल बातें बहुत हो गई। अब आते हैं उन नौकरियों पर जिनका इंतजार शायद सबसे ज्यादा होता है, यानी एनटीपीसी पद। ये वो पद हैं जो सीधे सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं और रेलवे का चेहरा माने जाते हैं। तो ये एनटीपीसी है क्या भला? इसका पूरा नाम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। जैसा नाम से ही साफ है, इसमें क्लर्क, सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर जैसी कई तरह की नॉन टेक्निकल भूमिकाएं शामिल होती हैं। ये रेलवे की सबसे विविध भर्तियों में से एक है। अब एनटीपीसी में भी ना 2 लेवल होते हैं। पहला है अंडर ग्रेजुएट लेवल, जिसके लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है और उम्र 18 से 30 साल के बीच। दूसरा है ग्रेजुएट लेवल, जिसके लिए यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए और उम्र 18 से 33 साल तक हो सकती है। तो अपनी योग्यता के हिसाब से सही लेवल चुना जा सकता है। तो सवाल है कि कौन से लेवल पर कैसी नौकरी मिलती है? चलिए देखते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जूनियर क्लर्क और अकाउंट्स क्लर्क जैसे पद होते हैं, जबकि ग्रेजुएट लेवल पर स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर जैसे बड़े पद मिलते हैं। चलिए, अब रेलवे की नींव की बात करते हैं, यानी लेवल 1, या जिन्हें हम आमतौर पर ग्रुप डी के पद कहते हैं। ये वो लोग हैं जो रेलवे के इतने बड़े नेटवर्क को जमीनी स्तर पर चलाते हैं और इसे हर रोज काम करने लायक बनाए रखते हैं। तो ये ग्रुप डी या लेवल 1 पद असल में रेलवे की रीढ़ की हड्डी हैं। ये एंट्री लेवल की नौकरियां होती हैं जिनमें ट्रैक के रखरखाव से लेकर अलग अलग विभागों में असिस्टेंट की भूमिकाएं शामिल होती हैं। भले ही ये एंट्री लेवल पद हों, लेकिन इनके बिना पूरा रेलवे सिस्टम ठप पड़ जाएगा। और इसमें भी बहुत तरह के काम होते हैं, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर जो पटरियों की देखभाल करते हैं, अलग अलग टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में हेल्पर और असिस्टेंट पॉइंट्समैन और यहाँ तक कि हॉस्पिटल अटेंडेंट भी। ये विविधता ही इस कैटेगरी को इतना बड़ा बनाती है। अच्छा, ग्रुप डी में एक बहुत जरूरी चीज है जो इसे बाकियों से अलग करती है। इसमें सिर्फ लिखित परीक्षा नहीं होती, एक अनिवार्य फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी भी होता है। ये इसलिए ताकि ये पक्का हो सके कि कैंडिडेट पद की शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सकता है। और हाँ, ये फिजिकल टेस्ट के जो स्टैंडर्ड हैं वो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग रखे गए हैं। पुरुष उम्मीदवारों को 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ना होगा और 2 मिनट के अंदर 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर चलना होगा। वहीं महिला उम्मीदवारों को
1000 मीटर दौड़ के लिए 5 मिनट 40 सेकंड का समय मिलेगा और उन्हें 2 मिनट में 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर चलना होगा। तो ठीक है, हमने अलग अलग रूल्स के बारे में तो जान लिया, पर सवाल ये है कि इन तक पहुंचने का रास्ता क्या है, मतलब सिलेक्शन होता कैसे है। ये जानना बहुत जरूरी है कि नोटिफिकेशन आने से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक क्या क्या होता है। देखिए, आरआरबी का सिलेक्शन प्रोसेस ज्यादातर 4 स्टेप्स में होता है। एक तरह का फनल है ये। सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी। जो सीबीटी पास कर लेते हैं उन्हें पोस्ट के हिसाब से स्किल टेस्ट या फिर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। और आखिर में जो इन सब में सफल होते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब सोचिए रेलवे की भर्ती कितनी बड़ी होती है, लाखों लोग अप्लाई करते हैं। तो इसे ठीक से मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, नोडल आरआरबी सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब है कि हर परीक्षा के लिए एक खास आरआरबी को इंचार्ज बना दिया जाता है, जो उस परीक्षा से जुड़ी हर चीज को मैनेज करता है। इससे पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो जाती है। जैसे 2026 की बात करें तो एएलपी परीक्षा के लिए आरआरबी जम्मू नोडल बोर्ड होगा। ग्रेजुएट लेवल की एनटीपीसी परीक्षा को आरआरबी प्रयागराज संभालेगा और लेवल 1 यानी ग्रुप डी की भर्ती की पूरी जिम्मेदारी आरआरबी चंडीगढ़ की होगी। इससे सब कुछ बहुत व्यवस्थित रहता है। और ये सब क्यों किया जा रहा है? रेल मंत्रालय का सर्कुलर खुद बताता है। उसमें लिखा है, ये रणनीतिक कदम उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की योजना काफी पहले से बनाने की अनुमति देता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब बिना किसी कंफ्यूजन के पूरी तरह से अपनी तैयारी पर ध्यान दिया जा सकता है। तो लीजिए, 2026 का पूरा रोड मैप अब सामने है। सारी तारीखें पता हैं और तैयारी के लिए पूरा 1 साल है। रेलवे की यात्रा आज अभी से शुरू होती है। तो सवाल यह है कि कौन सा ट्रैक चुना जा रहा है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या फिर फाउंडेशनल।